Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to नजरिया द विजन। कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियां लोहे से लिखी जाती हैं। और आज नजरिया द विजन के इस एपिसोड में हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी, एक लड़की की जिसने थकान से दोस्ती कर ली, दर्द से रिश्ता जोड़ लिया और फिर उसने खुद को उस मंच तक उठाया जहां सिर्फ एक मेडल नहीं होता, एक मिसाल बन जाता है। आयुषी जायसवाल एक नाम जो बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर सिर्फ मसल्स नहीं, हिम्मत की तस्वीर बनकर उभरा। जिस समय ज्यादातर लड़कियां फिट होने का मतलब सिर्फ स्लिम होना समझती थी, उसने डंबल्स उठाकर दुनिया के स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। और जब सब कहती थी ये लड़की क्या कर पाएगी, तब उसने सिर्फ मसल्स नहीं, खुद का एक मकाम तराशा। आज वो एक वर्किंग वुमेन भी है, एक ड्रीमर भी और एक डूअर भी। वो बताएंगी कंपटीशन के पीछे की तन्हाई, मेडल के पीछे की मेहनत और एक नारी के अंदर की छुपी उस शक्ति के बारे में जिसे दुनिया अक्सर अंडर एस्टिमेट करती है। तो जुड़ जाइए हमसे इस खास मुलाकात में जहां पसीने की हर बूंद एक कहानी बन जाती है और हर कहानी एक पैगाम। आयुषी जायसवाल ने दिखाया ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, इरादों में होती है। एक ये था नजरिया जहां कहानियां नहीं, मिसालें बनती हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। तो आयुषी, सबसे पहले तो आपका नजरिया द विजन में स्वागत है। आज हम उस लड़की से बात कर रहे हैं जिसने लोहे को चुना नहीं बल्कि लोहा बन के दिखाया। तो ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग का पहला कदम कैसे उठाया? पहला दिन या पहला पल जो आपने सोचा कि यही रास्ता है मेरा? मैं एक्चुअली शुरू से ही मेरा जो बैकग्राउंड था वो स्पोर्ट्स का था। जब मैं 9th में थी तो मैं स्काउट गाइड और एनसीसी और स्कूल के जो गेम्स होते थे आउटडोर, उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा करते थे। रनिंग उस समय मेरा पैशन हुआ करता था। 800 मीटर रनिंग मेरी होती थी। डेली की जो चीज़ें होती थी, प्लस मैं स्पोर्ट्स के उस टाइम पे कैप्टन भी हुआ करती थी। अच्छा, अपने स्कूल में? जी, अपने स्कूल में। और इन सब चीज़ों के अलावा जो मेरी शुरुआत मेरी 2010 में हुई। 2010 में मैं एक न्यूज़पेपर को मैं पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने देखा एक फीमेल एथलीट थी जो इस समय वो 50 इयर्स ओल्ड हैं और वो एशियन चैंपियनशिप में कॉम्पिटिट करती हैं। उनका नाम है सोनाली स्वामी, जो बैंगलोर में है। जी, बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा टफ गेम है। उसमें इतना आसानी से आप जा तो सकते हैं, बट आपको बॉडी बिल्डिंग खुद बुलाता है। आप उसे चॉइस नहीं करते, वो आपको चॉइस करता है। ये कैसे? ये इसलिए इस तरीके से क्योंकि बहुत डिफिकल्ट गेम है। डिफिकल्ट गेम इसलिए है, पहले तो वुमेन्स बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हैं। ओवरऑल पूरा आपका जो फिजिक होता है वो पूरी दुनिया के सामने होता है। आप स्पोर्ट्स ब्रा में उतरते हैं, टाइटीज में होते हैं, बिकनी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग जिस मेजॉरिटी में रहते हैं वहाँ पे ये बोला जाता है कि महिलाओं को हमेशा पर्दे में होना चाहिए और बेशक होना भी चाहिए, ठीक है। बट ये एक जो गेम का पार्ट है वो ये था। शुरू मेरा जो कंपटीशन का स्टार्ट हुआ, मैंने देखा कि सोनाली स्वामी बहुत अच्छे से बॉडी बिल्डिंग में आ रही हैं, वो कॉम्पिटिट कर रही हैं। फिर मैं उनकी प्रोफाइल में जब जाना स्टार्ट की, चेक किया मैंने, तो मैंने देखी वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, और वो सारी चीज़ें उन्होंने तब स्टार्ट किया जब वो फैमिली में इन्वॉल्व हो चुकी थी। फिर मैंने स्टार्ट किया, मैं उस समय जॉब करना स्टार्ट कर चुकी थी। मैंने देखा कि मैं एक जिम में एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की। अच्छा। हाँ, और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं देखती थी कि वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी वर्कआउट करती थी और जो ट्रेनर होते थे वो भी उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे होते थे। कभी कभी मैं उठ करके मैं खुद ही जाना स्टार्ट करती थी। जब वो वर्कआउट करती रहे तो उनको देखें कि ये कैसे कर रही हैं। फिर मैंने उसको स्टडी उसमें स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टडी स्टार्ट किया, मैं ट्रेनर खुद बन गई। ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट किया तो फिर मैंने ट्रेनिंग ली नहीं ट्रेनिंग मैंने कहीं से नहीं ली। मैंने पूरी की पूरी स्टडी की इसमें कि ये है क्या, इसको करने से फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आप लाइफ में कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग आपको चॉइस करता है, आप उसे नहीं चॉइस करती हैं।
वो एक ऐसा गेम है, ऐसा माहौल बनता गया। हाँ, ऐसा माहौल बनता गया। फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा ये तो पूरी दुनिया से अलग है, ये एकदम अलग जी, है। जी, जी, क्योंकि आपका डाइट, आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहते, आप नॉर्मल लोगों की तरह खाना नहीं खा सकते। अगर कोई आपके बगल में बैठा हुआ है, खूब ढेर सारा ऑयली लेकर के, खूब टेस्टी टेस्टी फूड होता है, जंक फूड टेस्टी होता है, आप उसको देखते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि अरे ये तो हम नहीं खा सकते, ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। मेरा जो हेल्दी है वो ये खाना है जो बॉयल हो, जो सैलेड हो, जिसमें क्या कहते हैं शुगर ना हो, ये सारी चीजें। तो मेरी स्टार्ट हुई जो जर्नी वो पहले एज ए रिसेप्शनिस्ट जिम में, और हाँ फिर ट्रेनर, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कंपटीशन खेलना। जी जी, प्रैक्टिस स्टार्ट किया, फिर मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया। फिर मैं जब कंपटीशन स्टार्ट की तो उस समय क्या है कि बहुत आसान सा लग रहा था जब मैं पहली बार, जब मेरे बगल वाली जो कॉम्पिटिटर थी वो थोड़ा मैं तो बिगनर थी, वो थोड़ा एडवांस वर्कआउट करके एडवांस तरीके की उसकी थी। जब उसका प्लेस लगा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा कि यार ये 5 लोगों में मेरा 5वां प्लेस क्यों लग रहा है। तो मैंने फिर अपने आप को फिर ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। मैं उसका ही रूटीन चुराना स्टार्ट किया। मैं उससे बात करने लगी, मैंने उसका रूटीन चुराया। फिर मैं इस चीज़ों में धीमे धीमे फिर मैंने अपने पुराने जो भी जानने वाले लोग थे जिनको इस चीज़ के बारे में जो सर्टिफाइड थे, उनसे नॉलेज स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको अपनी लाइफ में रूटीन बना लिया। जी, तो हर कहानी के पीछे एक सोसाइटी होती है, कुछ सवाल करती है, कुछ रोकती है, कुछ आशीर्वाद भी देती है। तो जब आपने बॉडी बिल्डिंग चुना तो आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? घर, दोस्त या समाज का क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल गेम है, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम आप पूरी दुनिया के लोग, उस सोसाइटी में थोड़ा सा वुमेन के लिए ये प्रेफर कर पाना 99% मुश्किल है। इन सारी चीज़ों में जो साथ देने वाली थी वो मेरी मम्मी थी। मेरे फादर को तो 2 साल पता भी नहीं था कि मैं कंपटीशन खेलने जा रही हूँ या मेरी बॉडी में इतनी चेंजेस हो रही हैं। मैं सुबह उठ जाती थी रनिंग के लिए, मम्मी मुझे उठाया करती थी, उनको पता होता था। और मेरे घर का ये बैकग्राउंड था कि मेरे यहाँ नॉनवेज नहीं कोई खाता जी, सबका वेज है। तो सबका कॉन्सेप्ट ही अलग था कि ये सारी चीज़ें घर में हो रही हैं, किसी को पता भी नहीं था। बहुत डिफिकल्ट था। 2 साल तक लोगों ने मुझसे बात तक नहीं की है, क्योंकि मैं चोरी छिपे सारी चीजें इकट्ठा करती थी, किसी को पता भी नहीं होता था कि क्या हो क्या रहा है। और मम्मी पैसे निकाल के दिया करती थी मेरे पैशन के लिए जी। हाँ, तो इन सारी चीजों में 2 साल तक लोगों को नहीं पता चला। जब पता चला फिर क्या लोगों को पता चला जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब कंपटीशन कॉम्पिटिट किया तो न्यूज़पेपर में तो आना ही था। जब न्यूज़पेपर में आया तो फादर को मम्मी ने बताया, तो पापा थोड़ा सा कहेंगे स्पोर्ट्स ब्रा और टाइटीज में ये समझ में नहीं आया। फिर उनको मैं खुद एक बार कंपटीशन के लिए बुलाया कि पापा आप आइए। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ है और लोग देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके पास आ करके कह रहे हैं, पापा से भी बोले कि सर एक फोटो खींच दीजिए मैम के साथ, तो पापा को लगा कि हाँ कुछ अलग है ये। तो फिर चीजें अडॉप्ट करते चली गई। फिर जब आप इन सारी चीजों में उतरना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको चेयर अप भी करते हैं और लोग आपको पीछे भी ढकेलते हैं। अरे ये क्या कर रही हो, ये अजीब अजीब से डंबल, कैसी बॉडी दिख रही है तुम्हारी, ये पेट वेट में अजीब अजीब से निशान क्यों दिख रहे हैं, एब्स जो होते हैं। और लोगों ने मतलब चेयर अप से ज्यादा लोगों ने परेशान किया पीछे खींचने। तो आपका रूटीन कितना कठिन था? सर मेरा रूटीन डाइट की कसरत और हर दिन आपने आप से लड़ना, ये सब कैसे संभाला आपने? मतलब क्या कभी लगा कि ये सब छोड़ दूं? बहुत बार ऐसा मौका आया, छोड़ने के लिए बहुत सारे मौके आए, बट एक पैशन था कि मुझे आगे जाना है, नेशनल खेलना है। क्योंकि मैंने पहले यूपी खेला, यूपी में उस समय 15 लड़कियां थी। 15 लड़कियों में जो सबसे बेस्ट थी वो, उसको पकड़ पाना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैं वर्किंग थी, वो वर्किंग नहीं थी। अच्छा, आप वर्किंग हो रही थी? हम उस समय वर्किंग थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। इस गेम को करने के लिए आपके पास महीने का आपका खुद का आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप इसमें खर्च कर सकिए डाइट्स वगैरह। हाँ, डाइट के लिए मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता था वो होता था 5:30 to 7:30 मेरा होता था रनिंग।
2 घंटे 1.5 घंटे लगते थे। उसी में आप अपनी पोजिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद मेरा जिम होता था, मैं जिम में वर्कआउट भी करती थी, एज ए ट्रेनर के नाम पे काम भी करती थी। तो वर्किंग यही था मतलब आपका? हाँ, वर्किंग, इसके अलावा मैं नौकरी भी करती थी। अच्छा। हाँ, तो वो जो पैसे मिलते थे वो पैसे मैं अपनी डाइट पे खर्च करती थी। मुझे 7,000 रुपये मिलते थे 2013 में, तो मैं उसको डाइट पे करती थी खर्च। और जो रूटीन होता था, मैं वहाँ से 9:30 बजे तक वर्कआउट कराऊँ और करूँ, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँ। फिर मैं अपनी जो दूसरी प्रोफेशनल लाइफ थी उसको मैं करती थी। फिर शाम को सेम एज इट इज आपको वापस आना होता है। हाँ, फिर से ट्रेनिंग देना आपको खुद ट्रेन करना। फिर रात में 10:30 बजे तक घर पहुंचे, फिर सो गए, फिर सुबह का वही रूटीन। तो नींद बहुत कम मिल रही है? हाँ, नींद कम मिलती थी जी, लेकिन उस पे एडजस्ट हो जाता हो? हाँ, एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि जब आप लोगों के सामने आना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको दूसरी दुनिया के उसमें तराजू में तौलते हैं, तो आप अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो सभी लोग कहते हैं जी, तो लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ उसका क्या राज है? उसका राज है लोग आपको पीछे ढकेलते हैं, लोग आपको आगे ले जाते हैं, यही एक राज है। और आपका इन सारी चीज़ों में आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, आप कैसे लोगों के सामने रहते हैं, लोगों को आप कैसे प्रेजेंटेबल बना करके अपने आप को दिखाते हैं, ये सब कुछ आपकी फैमिली आपको माइंड देती है। मसल्स से आपने कैसे ट्रेन किया इसको ट्रेन मैंने ऐसे किया कि मैंने दुनियादारी से एकदम के लिए अपने आप को किनारे कर दिया। जो भी बोलता रहे। हाँ, जो बोल रहा है बोलने दो, अपना काम करो और आगे बढ़ते रहो। तो जब एक लड़की डंबल्स उठाती है तो दुनिया उससे सवाल उठाती है जी। तो क्या कभी कोचेस, कॉम्पिटिटर्स या सिस्टम से जेंडर बायस का सामना हुआ? कैसे उस वक्त आपने खुद को संभाला? सर, फेडरेशन से निकाल दिया जाएगा अगर मैंने इसका आंसर दिया। मतलब बहुत डिफिकल्ट आंसर भी और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है आपका। तो आपको क्योंकि अभी और आना है आगे, तो इसलिए आप मैं इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना चाहती। अच्छा, तो जब आप 3rd रैंक जीतकर नेशनल चैंपियनशिप के पोडियम पे खड़ी थी, तो उस वक्त दिल में क्या चल रहा था? क्या वो एक जीत थी या एक सिलसिला था चलेगा? सर, वो उस समय का जो था, जो मैंने खेला, मैंने देखा कि वो जो फर्स्ट आई है उसमें और मुझ में फर्क क्या है। बहुत खूब जी। हाँ, क्योंकि वहीं से आपके अंदर एक सवाल आता है, एक एनर्जी आती है, या एक आपके दिल और दिमाग में कंट्रोल करने का एक आता है। एक सवाल के साथ साथ एक कंट्रोल भी आता है कि ऐसा उसने क्या किया कि वो फर्स्ट आ गई, और ऐसा आपने क्या किया कि आप 3rd आ गए। तो मेरा वहां से शुरू हुआ कि मुझे इंटरनेशनल खेलना है, मुझे बहुत आगे जाना है, और जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं वो उठाएं। आज के ज़माने में बॉडी बिल्डिंग की वजह से बहुत सारे आपको बहुत सारी, मतलब ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी ब्रांड एम्बेसडर आप बन सकते हो, बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। पहले 10 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें लोगों ने चेंजेस देखा है। लोग अब सप्लीमेंट पे भरोसा रखने लगे, लोग अब खाना खाने पे अच्छा हेल्दी फूड स्टार्ट कर दिए जी। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये है कि डिसिप्लिन होती गई सब आपकी। हाँ, सब चीजें स्टार्ट होती गई। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सक्सेस ने किसी और लड़की के सपनों को पंख दिया? कोई ऐसा इंसिडेंस या फीडबैक जो आपके दिल में बस गया हो? देखिए, जो महिलाओं को थोड़ा सा अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित करने के लिए ना, उनको अपने पास बुला के रखना पड़ता है। जब मैं जिम में जाती थी तो मेरा वर्कआउट करने का तरीका, मेरा कंपटीशन खेलने के बाद मैं जब भी जाती थी, तो मैं जिस भी जिम में जाती थी, जो मेरे इस जिम यहाँ के जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एक सर हैं उनका, जब भी मैं कंपटीशन खेल के उतरती थी तो मैं सबसे पहले उनके जिम जाती थी। अपना मेडल लेकर के, अपनी ट्रॉफी लेकर के, जो प्राइज होता था, अमाउंट होता था, वो लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के, और उनके पास जाते थे। जब उनके पास जाते थे तो वो चारों तरफ के लोगों को अवेयर करते थे कि ये देखो, ये करने से यहाँ तक पहुँच गए। तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको खुद देख करके बदलने लगते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आज जब आप जॉब भी कर रही हैं, एक फुल टाइम प्रोफेशनल और एक बॉडी बिल्डिंग का बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं आप? क्या कभी ये दोनों रोल्स टकराते हैं आपस में? बिल्कुल टकराते हैं जी। कभी कभी आपका वर्कआउट स्किप होता है तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जी।
सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और आप उन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं जहाँ पे वो चाय शुगर डाल के चाय पी रहे हैं, जी, जी। 3 चाय, एक चाय में 3 तीन शुगर है, फिर वो आपको दिया जाता है, आप उनको ना कहते हैं, आप उनको बोलते हैं, वो 3 बार बोलते हैं पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए, जी, फिर आप जी। बोलते हैं नहीं हम नहीं पी सकते, हम डायबिटिक हैं, क्योंकि और आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, जी। तो आप अपने आप को यही बैलेंस करने लगते हैं। हाँ, ये तो मैनेज करना पड़ता है, हाँ। मुझे भी मैनेज करना पड़ता है, चीनी नहीं पीने की वजह से। तो क्या आप अभी भी रेगुलर ट्रेनिंग करती हैं? अगर रेगुलर हाँ, मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ और रेगुलर कई लोगों को मैं ट्रेनिंग दे भी रही हूँ। तो कैसे वक्त निकालती हैं? अ, रोजमर्रा की जिंदगी के प्रेशर भी होगा आपके पास। सर देखिए, जिन लोगों को लाइफ में ग्रोथ चाहिए, जिनको सक्सेस चाहिए, जिनको आप जैसे लोगों से मिलने का वक्त चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। एक वो है कोट है, जब जी। दिशा बदलेगी तो दशा भी दशा बदलेगी। ही बदलेगी। तो आज भी लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग, एक अनयूजुअल चॉइस है, माना जाता है। तो आपके नज़र में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, लड़कियों को रोकती है? सोसाइटी या डर, फियर या कुछ और? सोसाइटी, सोसाइटी समाज। रोकती है सबको। समाज। तो सोसाइटी रोकती है, तो आपने उसको इग्नोर करके आपने हाँ, मैंने आगे हमेशा बढ़े। इग्नोर किया जी। है। तो अगर आयुषी जायसवाल आज आपने 18 साल के वर्जन से मिलती, आप खुद 18 साल की सामने आप दिखाई पड़ती, या किसी यंग एथलीट से जो अभी भी शुरू किया हो जिसने, तो उन्हें क्या कहना चाहती हैं आप? एक लाइन, एक मंत्र जो उसके लिए रोशनी बन सके। चारों तरफ की जो आवाजें हैं उनको बंद करके अपनी आवाज, अपने आप पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आखिरी कंपटीशन में आपने कब पार्टिसिपेट किया? सर मैंने 2019 के बाद मैंने कॉम्पिटिट नहीं किया है। 2019 में मैंने कंपटीशन किया क्यों था। नहीं किया उसके बाद आपने? प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की वजह से, बट अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और माइट भी अब आने वाले चैंपियनशिप में मैं आऊंगी। अब पार्टिसिपेट करेंगी हाँ, आप? पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपने नेशनल चैंपियनशिप तक पार्टिसिपेट हाँ, किया? नॉर्थ खेला उसके बाद मैंने, छोड़ दिया सीनियर आपने? नॉर्थ खेला जी। है, स्टेट लेवल मैंने 5 टाइम्स खेला है, और क्या कहते हैं, कई सारे फेडरेशंस के और भी होते थे कंपटीशन, उसमें कॉम्पिटिट करते थे। मैंने लास्ट टाइम जो 2018 का था, 2018 में नेशनल था, उसके बाद मेरा नॉर्थ इंडिया था, तो 2018 का जो नेशनल था उसमें मेरा 3rd चैंपियनशिप था। जी। आउट ऑफ 30 वुमेन्स में मेरा 3रा स्थान था। आउट ऑफ जो 30 हैं वो भी सिलेक्टेड ही हैं, सेलेक्टेड नेशनल लेवल पर आई जी। हैं, सिलेक्टेड थी वो और प्रदेश से। जी, उसके बाद 2019 में मैंने नॉर्थ खेला। नॉर्थ खेलने के बाद मेरा जो वर्कआउट था वो चलता रहा, बट मेरे कंपटीशन जो है वो जी। थोड़े से स्टॉप हो गए, बट वो स्टॉप है, क्विट नहीं है, मैं वापस फिर से उसी तो ये चीज में आने गैप वाली का हूँ। नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि सर, बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी? मैंने क्या बताया आपको कि आपको अपने दूसरों के जो दूसरे बोल रहे हैं वो आपके कान तक नहीं आना नहीं, चाहिए। आपने जो गैप किया उससे तो कुछ नहीं काफी होगा। changes आ गए होंगे। थोड़ा सा चेंजेस ये आएगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। जो उस समय आप 3 घंटे करते जी। थे वो आपको 6 घंटे करना पड़ेगा। तो जो लोग हैं इस लाइन में जी। या कुछ आगे बढ़ती हैं लड़कियां, उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सरकारी जॉब में या और कहीं पर? जी। अभी आपने बताया कि ब्रांड एम्बेसडर ही बन जाती जी। हैं, तो मतलब क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके लिए? इस समय प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब, मेरे साथ के खेलने वाली लड़कियों में 2 लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, कस्टम में है जी। और अब तो रेलवे की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी आने वाली लगी है। प्लस रेलवे के अलावा आप अगर सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, आप सर्टिफाइड हैं, जी, जी, तो आप बाहर गल्फ कंट्री में, इंडिया में कई जगह पे, मेरे साथ की कई लोग हैं जो प्रेजेंट टाइम में गल्फ कंट्री में एज ए फीमेल कोच हैं, मेल कोच हैं। इन सब के अलावा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब देनी स्टार्ट कर दी है बॉडी बिल्डिंग को। पहले गवर्नमेंट कोटे में नहीं आती थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम में आती है। तो अब जो लोग नई लड़कियां इसमें आ रही हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी अपने आप बनी हुई बहुत है। सारी हो जा हाँ, रही है, फर्नीचर हाँ। अपॉर्चुनिटीज भी हो जा रही है। तो अब हम आखिर में एक रैपिड फायर आपसे जी। सवाल करते हैं, दिल से सीधे स्टेज तक। तो पहला है कि डंबल या डेडलिफ्ट, क्या पसंद है?
डेड लिफ्ट थोड़ा सा सुन के ही आपको लग रहा होगा, जो डेड लिफ्ट होता है वो डेड कर देता है, लिफ्ट करेगा बाद में, पहले वो आपको डेड कर देता है। तो डंबल प्रेफर ऑलवेज जी। प्रोटीन शेक या घर का दाल चावल, असली फ्यूल क्या है? असली में एक्चुअली में जो काम करती है वो तो दाल चावल तो करती है मम्मी के हाथ का, बट वो सम टाइम, बट आपकी जो नीड होती है वो प्रोटीन शेक होती है। प्रोटीन शेक आपकी नीड है, तो मतलब जो असली फ्यूल आपको करती है वो प्रोटीन शेक करती है। तो इस स्टेज का सबसे यादगार मोमेंट आपका? जब मेडल मिला है, ट्रॉफी मिली है, जब लोगों ने नाम लिया है तेज से चेयर अप करके, अखबारों में आए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आए हैं, बहुत सारे FM वगैरह में आए हैं, तो वो सबसे ज्यादा लाइफ की उपलब्धि है। वही स्टेज था, वही सारी चीजें थी। अच्छा, एक फिटनेस मिथ जो सबके सामने तोड़ना चाहती हैं आप? लोगों को लगता है कि अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा लोगों को लगता है। बट रिच फूड खाते हैं हाँ, या हेल्दी नहीं, जो ऑयली खाते हैं उनको लगता है वो ज्यादा सेहतमंद है, जो हेल्दी फूड खाते हैं वो लगता है कि लोगों के लिए सेहतमंद नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हेल्दी फूड ही आपके लिए काम की है, बाकी जो आप ऑयली खा रहे हो, जो आप फालतू की चीजें खा रहे हो, उसको बंद कर दीजिए। फास्ट फूड हाँ, फास्ट फूड बंद कर दीजिए, वो लाइफ में आपको ले जाएगी, वही आपके दिमाग में एक मिथ है। तो लाइफ का एक पर्सनल मंत्र जो आप लिसनर की डायरी में चाहती हैं कि वो लिख लें? आप अगर अपनी लाइफ में दशा बदलना चाहते हैं तो दिशा पे लग जाइए, आप अपने काम पे लग जाइए। अच्छा, आप अपने काम पे लग जाइए, बस मेहनत करिए, आपको अपने आप पे रिजल्ट देता जाएगा। अच्छा, एज अ ट्रेनर जी, आप क्या सबसे ज्यादा देखती हैं किसी को कोच करते वक्त? कोच करते वक्त हम पहले देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कितना है, पैशन। हाँ, उसका इंटरेस्ट कितना है, वो कितना इस पे अपने आप को लगा सकता है। तो पैशन जरूरी है। हाँ, पैशन, हर चीज के लिए पैशन। आपको पैसा कमाना है, पैशन। आपको रहमान सर के सामने बैठना है तो पैशन। आपको अच्छी डाइट चाहिए तो उसके लिए पैशन। हर चीज के लिए आपको पैशन लगाना है। डाइट में कोई एक बात जो आप कहना चाहें कि ऐसी होनी चाहिए? शुगर आप ओवरऑल अपनी बॉडी में बंद कर दीजिए। आप अगर ग्लूकोज तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। ग्लूकोज आपको, बट उसका कॉन्सेप्ट आपका अलग है। जैसे कि अगर आपको चावल, व्हाइट राइस बहुत पसंद है तो आप उसको किनुआ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो आपके काम की चीज है। अच्छा। अगर आपको मीठा खाने का पसंद है तो आप स्वीट पोटैटो खाइए। मिठास बहुत चीजें हैं। हाँ, चीनी के अलावा, चीनी केमिकल प्रोसेस से गुजरता है जी, तो वो नहीं खाइए। मतलब केमिकल की चीजें, जो केमिकल प्रोसेस से चीजें बनती हैं उसको छोड़ के एकदम नेचुरल चीजों पे जाइए। लेकिन आपको क्योंकि काम करना है, मतलब आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डाइट भी चाहिए। एक्स्ट्रा डाइट चाहिए, प्रॉपर आपकी जो 5 टाइम्स की मील होनी चाहिए। 5 टाइम की मील होनी चाहिए, आपका डब्बा आपके साथ होना चाहिए। और आप जो भी खाइए वो बहुत कैलोरीज का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप जो भी खा रहे हैं उसका कैलोरी, आप क्या खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय में क्या क्या मिला है, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, काम की चीज है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक न्यूट्रिशियन भी हैं जी, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी हैं। जी, मैंने कई सारे सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने NCSF किया हुआ है। तो जब ट्रेनिंग देती हैं तो इसका भी आप यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल। न्यूट्रिशन, तो इसके लिए अलग हम लोग फिर से बैठेंगे, जो न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। 70% आपका डाइट होता है, 30% वर्कआउट होता है। आप 6 घंटे जिम में बिताते हैं, बाकी टाइम जो आप अपने घर में बिताते हैं या अपने अगल बगल के लोगों के बीच में बिता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डाइट होता है। आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी पे दिखता है। तो वर्कआउट से ज्यादा डाइट इम्पोर्टेंट होना है। चाहिए। डाइट इम्पोर्टेंट है। तो ये डाइट के लिए डाइटिशियन हैं आप, और डाइट पर आप कंसल्टेंट हैं, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का आयुषी जी। तो आयुषी जायसवाल ने दिखाया ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, इरादों में होती है। सपने देखते रहिए, खुद पर यकीन रखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।